मैं ज्योति सिंह और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यवहार बाग जबलपुर से। बच्चों, हमने पिछले सप्ताह इकाई 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझा था। मुझे पूरा विश्वास है आपने इकाई 1 के नोट्स बना लिए होंगे एवं आप परीक्षा के लिए तैयारी भी शुरू कर दिए होंगे। आज हम इकाई 2 उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। ये इकाई परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लूप्रिंट के आधार पर इस इकाई से कुल 17 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अंकों का विभाजन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ ये महत्वपूर्ण बात दिख रही है कि इस इकाई से हमको 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वस्तुनिष्ठ समझने के पूर्व आप इस रेखा चित्र को ध्यान से समझ लीजिए, जिससे आपको उत्तर सरलता से आप याद रख सकें। यहाँ मैंने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों में संबंध का चित्र प्रदर्शित किया है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में इससे बहुत अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। जब हम किसी वस्तु की जैसे जैसे उपभोग बढ़ाते जाते हैं, सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है, जबकि कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। एक स्थिति में वो स्थिर हो जाती है और पुनः घटने लगती है। तो आप यहाँ ये देखिए, ये जो दिख रहा है यहाँ 12 से लेके ये जो दिख रहा है आपको, ये मैंने क्या बताया है, सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता शुरू से देखिए ये कम हो रही है और यहाँ पे शून्य हो जा रही है और अंत में ऋणात्मक हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता घटती है, शून्य होती है और अंत में ऋणात्मक हो जाती है। परंतु कुल उपयोगिता देखिए, कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, बढ़ रही है। यहाँ पर 24 है, यहाँ भी 24 है। इसका मतलब है कि यहाँ स्थिर हो जाती है और अधिकतम भी हो जाती है और यहाँ से फिर ये कम होने लगती है। और अधिकतम और स्थिर कब होती है? जब यहाँ सीमांत उपयोगिता हमारी शून्य होती है, तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है या स्थिर होती है। हमारा पहला वस्तुनिष्ठ है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता हमको ऑप्शन क्या दिए हैं? घटने लगती है, बढ़ने लगती है, स्थिर रहती है, गुणा करती है। अभी हमने चित्र में देखा था कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, ये देखिए यहाँ पे नीचे, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब ये कुल उपयोगिता अधिकतम या स्थिर होती है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा सही उत्तर होगा? हमारा स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है हमारा, सीमांत उपयोगिता हो सकती है। इसमें अपन विकल्प देख लेते हैं क्या है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक, उपर्युक्त सभी। हमें क्या देखना है इसमें से? सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता हमारी ये है। सीमांत उपयोगिता यहाँ से यहाँ तक धनात्मक है, यहाँ पे ये शून्य हो रही है और अंत में ये ऋणात्मक हो रही है। तो हमारा जो उत्तर होगा, सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि हमने देखा कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक भी है, शून्यात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ढाल सूचित करता है। क्या ढाल सूचित करता है? धनात्मक ढाल, ऋणात्मक ढाल, स्थिर ढाल, इनमें से कोई नहीं। ये चित्र उदासीनता वक्र, इसे ही हम अनधिमान वक्र, तटस्थता वक्र या इंडिफरेंस कर्व, इसको हम आईसी कहते हैं। तटस्थता वक्र नीचे की ओर ढालू होता है। इसका तात्पर्य है यदि उपभोक्ता यदि एक वस्तु में वृद्धि करेगा तो दूसरी वस्तु में उसको कमी करना पड़ेगा। अभी आगे हम इसी पाठ में उदासीनता वक्र भी पढ़ेंगे और आप पहले अध्याय के अंदर में पढ़ चुके होंगे कि उदासीनता वक्र का ढालू ऋणात्मक होता है। ये देखिए, ऊपर से नीचे की ओर कैसा होता है? ऋणात्मक। तो इसका सही विकल्प होगा ऋणात्मक ढाल वाला। अगला प्रश्न है हमारा, उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहा जाता है। उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहा जाता है सीमांत उपयोगिता, धनात्मक उपयोगिता, ऋणात्मक उपयोगिता और शून्यात्मक उपयोगिता। तो ये सही उत्तर होगा हमारा सीमांत उपयोगिता।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुल उपयोगिता खालिस्तान उपयोगिता का योग होती है। यदि हमको कुल उपयोगिता ज्ञात करना है तो किस उपयोगिता को हम जोड़ लेंगे तो हमको कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। कुल उपयोगिता का सूत्र होता है सिग्मा mu, इसको हम जोड़ देंगे तो हमको कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। mu यानी सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। तो सही उत्तर क्या होगा? सीमांत उपयोगिता। उदासीनता वक्र खालिस्तान संतुष्टि को दर्शाता है। उच्च उदासीनता वक्र क्या बोल रहा है? उच्च उदासीनता वक्र खालिस्तान संतुष्टि को दर्शाता है। चित्र में मैंने 3 IC वक्र लिए हैं, IC1, IC2 और IC3। ये तीनों किस बिंदु पे मिल रहे हैं? ये है A, ये है B और ये है हमारा C। यदि हम बिंदु A का सिलेक्शन करते हैं, IC1 का करते हैं, तो यहाँ हमको 10 केले मिलेंगे और 1 आम मिलेगा। यदि हम B का सिलेक्शन करते हैं, IC2 का, तो हमको 10 आम मिलेंगे और 2 केले मिलेंगे। परंतु यदि हम C बिंदु का चयन करते हैं तो हमको यहाँ 10 आम मिलेंगे और 3 केले मिलेंगे। ये IC3 में। तो अब आप स्वयं इसका उत्तर बता सकते हैं कि जैसे जैसे IC वक्र, उच्च उदासीनता वक्र यदि को हम सेलेक्ट करते हैं, चयन करते हैं, तो ये हमको उच्च संतुष्टि प्रदान करता है। क्योंकि उच्च संतुष्टि इसलिए प्रदान करता है क्योंकि किसी भी वस्तु की अधिक मात्रा यदि हमको प्राप्त होती है तो संतुष्टि का स्तर भी हमारा उच्च होगा। तीसरा है उपयोगिता खालिस्तान की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रखती है। उपयोगिता किसी वस्तु की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता रखती है। तो उपयोगिता किसको संतुष्ट करती है? उपभोक्ता को संतुष्ट करती है। मांग का नियम एक खालिस्तान कथन है। मांग का नियम हमें क्या बताता है? मांग का नियम बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उसकी अपनी कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है। तो इस प्रकार से मांग का नियम केवल एक गुणात्मक कथन है। यह मांग और बीच के अंतर की मात्रा को नहीं बताता, केवल गुण को बताता है। तो इस प्रकार मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। पांचवा है हमारा, जब वस्तु की मांग में परिवर्तन, वस्तु की मांग में परिवर्तन मूल्य में परिवर्तन से कम हो तो मांग की लोच खालिस्तान होगी। यदि मूल्य, ये क्या कह रहा है कि मूल्य में परिवर्तन, जैसे मान लो हमने मान लिया कि 20% है और मांग में परिवर्तन कम हो रहा है, मान लिया हमने 10% है, यानी मूल्य में अधिक परिवर्तन है और मांग में कम परिवर्तन है, तो ऐसी लोच को हम क्या कहते हैं? बेलोचदार। ऐसी मांग की लोच को हम क्या कहेंगे? बेलोचदार मांग। सत्य असत्य बताइए। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। सभी वस्तुएं सभी व्यक्ति के लिए प्रत्येक समय समान रूप से उपयोगी नहीं होती। जैसे यदि मुझे प्यास लगी है तो मेरे लिए तो पानी बहुत उपयोगी होगा, परंतु यदि दूसरा व्यक्ति जो प्यासा नहीं है उसके लिए पानी की कोई उपयोगिता उस वक्त नहीं होगी। इस प्रकार से जो उपयोगिता होती है वो पूर्णतः कैसी होती है? व्यक्तिगत होती है। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है। मैंने चित्र इसीलिए पहले बता दिया था, बहुत सारे प्रश्न इससे संबंधित है। ये हमने बनाया था यहाँ पे, ये था टोटल वाला और ये था हमारी सीमांत उपयोगिता। तो यहाँ 0 के बाद ये सीमांत उपयोगिता हमारी कैसी थी? ऋणात्मक। तो इस प्रकार से ये उत्तर भी क्या होगा? हमारा सही होगा। गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तुएं होती हैं। गिफिन वस्तुएं घटिया एवं निम्न कोटि की वस्तुएं एक ही है। इन गिफिन वस्तुएं हम उन वस्तुओं को कहते हैं जिनकी मांग क्रेताओं की आय घटने पर बढ़ती है। इस प्रकार इस पर मांग का नियम लागू नहीं होता। गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। एक साधारण सी बात है, यदि आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप अभी जो सस्ते कपड़े पहन रहे थे आप महंगे कपड़े
ब्रांडेड कपड़े खरीदने लगेंगे। परंतु यदि आपकी आय अधिक कम है तो आप ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह से ये गिफिन वस्तुएं हैं, जो घटिया वस्तुएं हैं, इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता और ये दोनों चीजें एक ही है। चौथा है हमारा, जब मांग तालिका को रेखा चित्र के द्वारा, जब हम मांग तालिका को रेखा चित्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे हम मांग वक्र कहते हैं। मांग तालिका, मांग का नियम आपने पढ़ा होगा, हम पढ़ेंगे भी आगे। तो मांग तालिका को जब हम रेखा चित्र में व्यक्त करते हैं तो हमको इस प्रकार से मांग वक्र प्राप्त होता है। जो हमको वक्र प्राप्त होता है यह डीडी वक्र, इसे ही हम मांग वक्र कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मांग वक्र दाएं से बाएं की ओर। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना, क्या लिखा है, दाएं से बाएं ओर नीचे की ओर झुका हुआ होता है। हमको पता है कि मांग का नियम में कीमत और मात्रा दोनों में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। अर्थात कीमत कम होती है तो मांग अधिक होती है, इसके विपरीत भी यदि कीमत अधिक है तो मांग कम होगी। अतः मांग वक्र हमेशा दाएं से बाएं ओर नहीं बल्कि बाएं से दाएं ओर झुका हुआ होता है। तो ये भी क्या होगा, असत्य होगा। ये क्या होगा हमारा, असत्य। अगला प्रश्न है हमारा, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। ये भी हमारे 1 अंक का है। पहला है हमारा, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता कितनी होती है। ये तो अब आप स्वयं बता सकते हैं इसका उत्तर। ये देखिए, सीमांत उपयोगिता यहाँ पे 0 है, तब कुल उपयोगिता क्या है। इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता अधिकतम या स्थिर होती है। अगला प्रश्न है हमारा, बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है। बजट रेखा का दूसरा नाम कीमत रेखा है। बजट रेखा को कीमत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है। विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है। जैसे एसी है, कीमती कपड़े हैं या महंगे जो फर्नीचर हैं, इनकी मांग कैसी होती है। इनकी मांग यदि इनमें थोड़ी भी कीमत में कमी हो जाती है तो इनकी मांग बहुत अधिक हो जाती है। परंतु यदि कीमत में थोड़ा भी यदि वृद्धि हो गई तो मांग में काफी कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से जो विलासिता वस्तुओं हैं, इनकी मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कीमत तथा मांग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। मांग का नियम कीमत तथा मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। मांग का नियम कीमत तथा मांग के संबंध को व्यक्त करता है। इस नियम के अनुसार कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है तथा कीमत कम होने पर मांग अधिक होती है। अगला प्रश्न है हमारा, मांग वक्र की मान्यता के अनुसार उपभोक्ता की आय कैसी मानी जाती है। मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें समान हो। अन्य बातों से अभिप्राय कीमत के अतिरिक्त सभी कारक, बहुत सारे कारक मांग को प्रभावित करते हैं। तो मांग के नियम के लिए हम केवल 2 चीजें रखते हैं, कीमत और मांग। बाकी जितनी चीजें हैं उनको हम स्थिर मान लेते हैं। जैसे उपभोक्ता की आय है, रुचि और प्राथमिकता है, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी मांग का नियम लागू होता है। सही जोड़ी बनाइए। पहला हमारा, स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या हैं? ये वे वस्तुएं हैं जो उपभोक्ता की आवश्यकता पूरा करने के लिए एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं। जैसे चाय एवं कॉफी। यदि आपका कुछ गर्म पीने का मन है तो आप चाय भी पी सकते हैं या कॉफी भी पी सकते हैं। तो पहले का सही जोड़ी क्या होगी हमारी, ये 5वीं। दूसरा हमारा पूरक वस्तुएं। ये वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे की मांग को पूरा करती हैं। दोनों वस्तुएं एक साथ मिलकर उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि करती हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गेंद और बल्ला। यदि मान लो मेरे पास केवल बल्ला है और गेंद नहीं है तो मैं इस बल्ले का क्या करूंगी। तो पूरक वस्तुएं वो वे वस्तुएं होती हैं जब दोनों साथ में उपयोग की जाती हैं। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा हमारा गेंद और बल्ला। तीसरा है हमारा गिफिन वस्तुएं।
निम्न कोटि की वस्तुओं को ही गिफिन वस्तुएं कहते हैं। इसमें मांग का नियम लागू नहीं होता, आय तथा मांग में इनमें उल्टा संबंध होता है। तो इसका जो सही उत्तर है, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले स्लाइड में, गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं कहलाती हैं। चौथा है हमारा बेलोचदार मांग। आवश्यक वस्तुएं जैसे नमक है, माचिस है, पुस्तकें हैं आदि की मांग बेलोचदार होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आवश्यकता की वस्तुएं। पांचवा हमारा मांग के नियम का अपवाद है। अभी मैंने बताया था कि जो गिफिन वस्तुएं हैं इस पर मांग का नियम लागू नहीं होता। इसके बाद है हमारा कुल उपयोगिता। ये भी हम खाली स्थान में समझ चुके हैं, पहले हमने इसकी चर्चा की है ना कि हम सीमांत उपयोगिता को जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगी? कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। इसका जो सही विकल्प होगा सीमांत उपयोगिता का योग। ये भी प्रश्न हम पढ़ चुके हैं पहले। बजट रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? कीमत रेखा के नाम से जानते हैं। ये चाय है, दूध वाली चाय है। ये सुबह मेरे पापा इसको पीते हैं, उनके लिए ये बहुत अधिक उपयोगी है। परंतु मैं ग्रीन टी पीती हूँ तो मेरे लिए ये उपयोगी नहीं है, मेरे लिए अधिक उपयोगी ग्रीन टी है। बच्चों को के लिए चाय कोई उपयोगिता नहीं है। उनको यदि आइसक्रीम मिल जाए तो सबसे अधिक उपयोगी उनके लिए आइसक्रीम है। या आपकी बेटी है तो उसके लिए खिलौने, छोटी बच्ची है यदि तो उसके लिए खिलौने बहुत अधिक उपयोगी हैं। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि सभी व्यक्ति को उनके उपयोग के लिए अलग अलग कोई भी वस्तु अलग अलग संतुष्टि प्रदान करती है। तो सब जो उपयोगिता होती है सबके लिए अलग अलग होती है और जिन वस्तुओं से हमको संतुष्टि प्राप्त होती है उसे ही हम उपयोगिता कहते हैं। पहला प्रश्न है, ये केवल 2 अंक का है, इसीलिए इसको हमको बहुत डिटेल में नहीं लिखना है। शब्द सीमा में रहकर यदि हम उत्तर देंगे तो हमको अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और हमारे समय का मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा। पहला प्रश्न है हमारा, उपयोगिता किसे कहते हैं? वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग से मानवीय इच्छाओं की जो संतुष्टि होती है, जैसे आप एक कप चाय का उपभोग करते हैं तो आपको संतुष्टि प्राप्त होती है, इस संतुष्टि को ही हम उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता का अभिप्राय किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि से है। या आप ये भी लिख सकते हैं, उपयोगिता का अभिप्राय किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता से है। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग से होती है। ये जो हमारी संतुष्टि है किससे होती है? वस्तु से होती है या सेवा से होती है? सेवा से भी हो सकती है। यदि मैंने आपको अर्थशास्त्र पढ़ाया और ये आप अभी पढ़ना चाह रहे थे तो आपको क्या मिलेगी? उससे संतुष्टि मिलेगी। ये आपके लिए क्या होगी? उपयोगिता होगी। तो केवल वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी नहीं होती बल्कि सेवाएं भी हमारे लिए उपयोगी होती हैं। जब हम एक रसगुल्ला खाते हैं तो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। इस संतुष्टि को हम उपयोगिता कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 परिभाषा लिखी, आप कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं और कोई एक उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न भी उपयोगिता से संबंधित था, परंतु ये प्रश्न 3 अंक का है। ये है हमारा प्रश्न, उपयोगिता की 3 विशेषताएं लिखिए। उपयोगिता की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला है, उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है। उपयोगिता किसी वस्तु का निजी गुण नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो वस्तु के उपभोक्ता की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। एक ही वस्तु से 2 अलग-अलग मानसिक स्थितियों में भिन्न-भिन्न उपयोगिता हमको प्राप्त हो सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ एक उदाहरण लिया है कि गुलाबी शर्ट पहनकर अत्यधिक संतुष्टि का अनुभव एक व्यक्ति कर सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति को ये शर्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसके लिए ये उपयोगी नहीं होगा। जिसको ये पसंद है उसके लिए बहुत अधिक उपयोगी है और जिसको ये पिंक शर्ट पसंद नहीं है ये उसके लिए उपयोगी नहीं होगी। तो ये जो पहला पॉइंट है, उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है। ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक धारणा है। यदि हमको पसंद है तो ये हमारे लिए उपयोगी है और हमें पसंद नहीं है तो ये हमारे लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। अगला पॉइंट है, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है क्योंकि वह व्यक्ति की आदत, रुचि, फैशन और अन्य बातों पर निर्भर करती है
उपयोगिता व्यक्ति से संबंधित होती है। यह एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है और दूसरे के लिए नहीं भी। जैसे जो व्यक्ति धूम्रपान करता है उसके लिए वो उपयोगी है सिगरेट, परंतु जो धूम्रपान नहीं करता उसके लिए वो बिल्कुल उपयोगी नहीं है। तीसरा है, उपयोगिता को लाभ के साथ समाहित नहीं किया जा सकता। ये नहीं सोचना चाहिए कि उपयोगिता सदैव लाभदायक वस्तुओं से ही होती है। यह हानिकारक वस्तुओं में भी पाई जाती है। उपयोगिता और लाभदायकता दोनों अलग अलग हैं। एक वस्तु लाभदायक ना हो परंतु किसी विशेष व्यक्ति के लिए उसकी उपयोगिता हो सकती है। यानी जरूरी नहीं है, हमें पता है कि ये जो सिगरेट है ये हानिकारक है, तो हम उपयोगिता का मतलब ये नहीं होता कि लाभदायक ही वस्तु होगी तभी वो उपयोगी होगी। हानिकारक वस्तु भी किसी के लिए उपयोगी हो सकती है। सिगरेट का उपयोग लाभपूर्वक ना होते हुए भी सिगरेट उपभोक्ता की दृष्टि से उपयोगी है। अगला पॉइंट है, उपयोगिता अमूर्त होती है। उपयोगिता का भौतिक स्वरूप नहीं होता, उसे ना तो देखा जा सकता है ना ही स्पष्ट किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। हमने पहले ही कहा था कि केवल ये मनोवैज्ञानिक धारणा, यदि हमको अच्छी लग गई तो वो हमारे लिए उपयोगी है। ये 2 पॉइंट मैंने और लिख दिए हैं। आपको जो भी सरल लगे आप कोई भी 3 से 4 पॉइंट आप इसके तैयार कर सकते हैं। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर भी निर्भर करती है। यदि मुझे भूख लगी है तो मेरे लिए रोटी बहुत उपयोगी होगी, परंतु मेरा पेट भरा है तो मेरे लिए रोटी उपयोगी नहीं होगी। तो उपयोगिता किस पे निर्भर करती है? आवश्यकता की तीव्रता पर। उपयोगिता समय तथा स्थान के अनुसार भी परिवर्तित होती है। जैसे यदि मैं ठंडे प्रदेश में रह रही हूँ, हिमाचल में या कश्मीर में, तो मेरे लिए स्वेटर बहुत उपयोगी है, परंतु मैं राजस्थान में रह रही हूँ तो मेरे लिए गर्मी के मौसम में स्वेटर की कोई उपयोगिता नहीं है। तो इस तरह से मैंने ये 6 पॉइंट लिखे हैं, आप कोई भी 4 पॉइंट अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? कुल उपयोगिता मतलब एक वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को यदि हम जोड़ देंगे तो कुल उपयोगिता हमको प्राप्त हो जाएगी। कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। वस्तु की उपभोग की जाने वाली सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को हम कुल उपयोगिता कहते हैं। आज आपको मान लो कि भूख लगी है तो आपने मम्मी से कहा कि मुझे भूख लगी, आप रोटी दे दीजिए। मम्मी ने आपको रोटी दी, पहली रोटी दी तो आपके लिए सबसे अधिक उपयोगी लगी, उससे आपको कुल कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई? मान लो 30। आपने दूसरी रोटी भी खाई, अब चूंकि पहली एक रोटी थोड़ा पेट भर गया था तो दूसरी रोटी की उपयोगिता आपके लिए थोड़ी सी कम हो गई। और आपने 3 रोटी खा ली, तीसरी रोटी खाई तो उससे और कम आपको उपयोगिता प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई? मान लो 10। यदि हम कुल उपयोगिता निकालें तो हमारी जो 3 रोटी है, 3 रोटी की कुल उपयोगिता हमारी कितनी हो जाएगी? पहली रोटी धन दूसरी रोटी धन तीसरी रोटी, इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगी? कुल उपयोगिता। इसको हम सूत्र से भी निकाल सकते हैं। टोटल यूटिलिटी बराबर MU यानी ये सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता हमने वस्तुनिष्ठ में भी देखा था कि कुल उपयोगिता का सूत्र क्या होता है? सीमांत उपयोगिता को जब हम जोड़ देते हैं तो हमको कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। ये है 30 + 20 + 10। इस तरह से हमारी जो कुल उपयोगिता है वो कितनी हो गई? 60। सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। ये भी 2 अंक का प्रश्न है। यह किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी। आप इंग्लिश में जरूर याद करिए क्योंकि एग्जाम में या प्रश्न में कई बार सीधे आ जाता है TU MU। है ये सरल, परंतु आप यदि इनको दिमाग में रखेंगे इसका इंग्लिश नाम भी, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि M यानी मार्जिनल, U मतलब यूटिलिटी। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होता है। या आप ये लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। वही आपने मम्मी से खाना मांगा, मम्मी ने रोटी दिया आपको, और मान लो आपने पहली दूसरी और 3 रोटी खाई, तो पहली रोटी से आपको जो
पहली रोटी जब आप खाई थी तो आपको उपयोगिता 30 थी, और जब आपने 2 रोटी खा ली तो कुल उपयोगिता आपकी कितनी हो गई 50, और 3 रोटी खाई तो आपको जो कुल उपयोगिता प्राप्त हुई तीनों रोटी से वो कितनी थी आपकी 60। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता होती है कि यदि हमको तीसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 3 रोटी से प्राप्त कुल उपयोगिता से हम दूसरी रोटी की कुल उपयोगिता को घटा देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगी, सीमांत उपयोगिता। कौन सी रोटी की? अभी हमने कौन सी रोटी की सीमांत उपयोगिता निकाली? तीसरी रोटी की। सूत्र ये है TUN, यानी जिसकी हमको ज्ञात करना है, तीसरी रोटी की हमको ज्ञात करना है, तो ये हो गई हमारी 60। TUN -1, n-1 यानी उससे पहले वाली की कुल उपयोगिता कितना है हमारा 50। तो इस तरह से हमने तीसरी रोटी की जो सीमांत उपयोगिता वो ज्ञात कर ली 10, तीसरी रोटी से हमने ये 50 को घटा दिया। अगला प्रश्न है हमारा, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता तथा औसत उपयोगिता में संबंध बताइए। कुल उपयोगिता हम पढ़ चुके हैं, ये सूत्र भी हमने देखा था। कुल उपयोगिता यानी सीमांत उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं, और सीमांत उपयोगिता ये भी अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। फिर से मैं ये समझाऊंगी नहीं क्योंकि हमने ये दोनों प्रश्नों को पिछले स्लाइड में समझ लिया है। औसत उपयोगिता उपभोग की गई सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग से है। उपभोग की गई इकाइयों की संख्या का हम भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, क्या निकल जाएगा, औसत। औसत तो आप बहुत 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं सभी के गणित में आप निकालते आए हैं। तो हम कुल इकाइयों से हम भाग दे देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, औसत उपयोगिता। अब है हमारा ये मेन संबंध, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र के आगे के पाठों में आप जहां भी सिद्धांत आप समझेंगे वहां सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, इसका कॉन्सेप्ट यदि आपका यहाँ से क्लियर होगा तो आगे आपके सभी पाठ आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये भी बहुत सरल है, ऐसा कोई कठिन नहीं है। ये हम रोटी का उदाहरण ले लिया हमने। यदि हमने पहली रोटी खाई, दूसरी खाई, तीसरी, 5वीं, 6 तक रोटी खाई हमने, तो जब हम पहली रोटी खाते हैं तो हमारी जो उपयोगिता होती है, सीमांत उपयोगिता सबसे अधिक होती है, और जैसे जैसे हम रोटी का उपभोग करते जाते हैं हमारी उपयोगिता कम होती जाती है। आप अपना उदाहरण लीजिए ना कि आपने 4 रोटी खाई, 4 रोटी खाते तक चौथी रोटी में आपका एकदम पेट भर जाता है, लगता है कि नहीं अब तो रोटी नहीं चाहिए है। मम्मी ने जबरदस्ती जिद की, 5वीं रोटी खाई तो आपको लगा नहीं नहीं ये तो बहुत बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से खिलाया तो आपने 5वीं रोटी भी खा ली। तो इसकी जो उपयोगिता है आपके लिए वो कितनी है, 0 है। अब दादी ने कहा नहीं नहीं तो 5 रोटी कैसे, एक और रोटी खा ले। मान लो आपने 6वीं रोटी खा ली, तो क्या ये आपके लिए लाभदायक होगी? नहीं होगी। ये आपके लिए ऋणात्मक उपयोगिता वाली होगी। ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है और आपका मन बिल्कुल भी नहीं है, आपका पेट भर गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो सीमांत उपयोगिता है वो कैसी हो रही है, घट रही है, फिर 0 हो रही है, और अंत में कैसी हो रही है, ऋणात्मक हो रही है। हम जैसे जैसे रोटी का उपभोग करते जाते हैं, सीमांत उपयोगिता पहले कम होती है, फिर 0 होती है, और अंत में कैसी हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। कुल उपयोगिता भी देख लेते हैं अपन। कुल उपयोगिता क्या करें, सीमांत उपयोगिता को जोड़ने से हमको कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। पहले का तो 12 ही होगा, दूसरे का क्या होगा, 12 धन 6, दूसरी रोटी से कुल उपयोगिता 18, तीसरी रोटी की कुल उपयोगिता 12, 6 + 4 कितनी हुई, 22, चौथी रोटी की कुल उपयोगिता, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इन चारों को हम जोड़ लेंगे तो हमको कितना प्राप्त हुआ, 24। 24 5वीं रोटी से उपयोगिता हमको कितनी मिली थी, 0, तो ये 24 ही रहेगी। और 6वीं रोटी से -2, अब तो ये कम हो गई, 24 से हमको क्या घटाना पड़ेगा, -2, तो ये क्या हो गया हमारा 22।
तो हमने सूत्र में भी देखा था कि सीमांत उपयोगिता को हम जोड़ते जाते हैं तो हमको कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। मैं ये कहूँ कि चौथी रोटी 4 रोटी खाने पे आपको कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई, तो आप ये चारों रोटी की सीमांत उपयोगिता को जोड़ देंगे तो आपको 24 प्राप्त हो जाएगा। इनके बीच के संबंध को हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले स्टेज, जैसे जैसे उपभोग की इकाई बढ़ती जाती है सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। ये देखिए, मैं यहाँ लाइन अलग अलग कलर से ही मैंने किया हुआ है। जैसे जैसे उपभोग की इकाई बढ़ती जाती है सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है यहाँ तक, और कुल उपयोगिता बढ़ती है 12, 18, 22 और 24। ये पहली स्थिति है। जैसे जैसे रोटी हम बढ़ा रहे हैं सीमांत उपयोगिता कम हो रही है और कुल उपयोगिता बढ़ रही है। अब दूसरी स्टेज में क्या होगा, जब सीमांत उपयोगिता 0 है तब कुल उपयोगिता अधिकतम है। 24 से ज्यादा नहीं आ रही है। जब सीमांत उपयोगिता 0 है तब कुल उपयोगिता अधिकतम है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है तब कुल उपयोगिता भी कम हो जाएगी। ये देखिए, ये ऋणात्मक हो गई है तो कुल उपयोगिता भी कैसी हो गई है, कम हो गई है। तो यदि ये मेरा बताने का ये मतलब था, यदि आपने तालिका को अच्छे से याद कर लिया तो आप आसानी से इनके डिटेल को भी लिख सकते हैं। और आपको केवल कुल उपयोगिता याद नहीं करना है, केवल आप इसको याद कर लीजिए। इससे ही आप कुल उपयोगिता भी निकाल सकते हैं। और जब आपने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता निकाल लिया तो इसका डिटेल भी तालिका को देखकर आप लिख सकते हैं। इसको हम रेखा चित्र से भी समझ लेते हैं। इकाई रोटी, वही 1 से लेकर हम 6 तक ले लिए। एक्स अक्ष में हमने वस्तुएं ले लिया है, और वस्तुएं यानी रोटी ले लिया हमने, और वाई अक्ष में हमने उपयोगिता ले लिया। सबसे पहले हम बना लेते हैं सीमांत उपयोगिता। ये देखिए, सीमांत उपयोगिता पहली रोटी से हमको जो सीमांत उपयोगिता है 12 प्राप्त हो रही थी। फिर 12 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 5वीं रोटी में ये देखिए ये 0 आ गए यहाँ पे, और फिर ये ऋण 2। तो ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। अब कुल उपयोगिता हम देख लेते हैं। कुल उपयोगिता भी कहाँ से शुरू हो रही है, 12 से। 12 के बाद आ गई 18, 18 के बाद 22, फिर ये 24, और 24 से फिर स्थिर है यहाँ पे 24 ही है, और फिर 24 के बाद यहाँ पे देखिए ये 22 कम हो गई है, ये हो गई 22। जो अभी हमने सबसे पहले स्लाइड में भी मैंने बताया था ना आपको कि कुल उपयोगिता अधिकतम और स्थिर कब होगी, जब सीमांत उपयोगिता 0 होगी। इस तरह से आपका ये चित्र भी क्लियर हो गया होगा कि सीमांत उपयोगिता घट रही है, 0 हो रही है और ऋणात्मक हो रही है, और कुल उपयोगिता बढ़ रही है, फिर स्थिर हो रही है और ये कम हो रही है। अब आप कहेंगे कि कैसे बनाएं इसको। एक्स अक्ष वाई अक्ष हमने ऐसा खींच लिया, एक्स अक्ष में हमने वस्तु ले ली और वाई अक्ष में हमने उपयोगिता ले लिया। हम क्या करेंगे, MU घटता है, 0 होता है और ऋणात्मक होता है। एक काम यहाँ कर लीजिए कि यहाँ से आप पहले ही एक लाइन खींच लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ टोटल यूटिलिटी को अधिकतम रखना है। अब आप ये ऐसा करिए, ये घट रही है, ये टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता, और ये सीमांत उपयोगिता। मेरे से बहुत अच्छे से नहीं बना है, आप एक दो बार अभ्यास करेंगे। यहाँ से ये स्थिर हो जाती है, यहाँ अधिकतम रहती है, और यहाँ से ये कम हो जाती है। तो ये थी हमारी सीमांत उपयोगिता और ये हमारी कुल उपयोगिता। तो इस तरह से आपके कुछ प्रश्न यहाँ पे आज हल हो गए हैं। आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। थैंक यू।